प्रभो पाहि आपं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत की चुनावी रथ जो आज गंगा की अविरल धारा पर सवार है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप मेरे आसपास की तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं इस समय बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी कि काशी वाराणसी में मौजूद हूं, जिसका नाम अभी तक हम बनारस हमेशा सुनते आए हैं। और मेरे साथ में बनारस के जो नेता हैं वो तो मौजूद हैं, बनारस के लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं। इस समय मैं गंगा नदी के बीच में मौजूद हूं और इन बहती गंगा नदी की धारा के साथ आखिर चुनाव की धारा, सत्ता की धारा किधर की तरफ बह रही है ये जानेंगे। पहले मेरे साथ में जो लोग मौजूद है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में प्लीज कार्यक्रम का आगाज करते हैं। हम कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़े, लेकिन आइए जरा हम अपने खास मेहमानों से भी आपको मिलवा देते हैं। उसके बाद में मैं शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से संदीप मिश्रा जी हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से मयंक चौबे जी मौजूद हैं। देवानंद सिंह जी बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से अर्पित गिरी मेरे साथ में जुड़े हैं और हम चर्चा करेंगे खासतौर से अगर हम काशी की बात करें, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसके साथ ही यहाँ की जो तस्वीर है 8 विधानसभा सीटों पर आखिर किस तरह के हालात हैं और क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद में पूर्वांचल की सियासत बीजेपी के खेमे में जाती नजर आती है या फिर उसका प्रभाव इतना ज्यादा नजर नहीं आता, ये भी हम जानेंगे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनके सवाल भी इन नेताओं से पूछेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले यूक्रेन और रूस में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारत सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को, वहां पर जो लोग हैं भारत के, उन्हें लगातार वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे ही कुछ छात्रों को जब भारत वापस लाया गया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में उन छात्राओं से मुलाकात भी करने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और उन्होंने वहां पर मौजूद तमाम लोगों को ये आश्वस्त किया कि अभी भी जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित घर वापस लाया जाएगा, उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी होगी और जो वहां के हालात हैं उसको भी उन्होंने जानने की कोशिश की। बहरहाल वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना पावर पैक और कितना अब और भी ज्यादा ये चुनावी हाई मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। आज 6वें चरण का मतदान हो चुका है। अब 7वें चरण को लेकर तमाम जो तरह की तैयारियां हैं, बयानबाजियां, रैलियों का दौर देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी काशी में, बनारस में मौजूद हैं, अखिलेश यादव यहां पर मौजूद हैं। एक बार आप देखिए किस नेता ने किस पर वार किया और कैसे किया गया पलटवार। विजय 2017 की जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए। इस बार आरएलडी और गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए खात्मा पश्चिम में कर दिया है। गोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। ये बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, जीप चढ़ा करके हत्या कर दी। अखिलेश जी ने क्या ट्वीट किया? अखिलेश ने ट्वीट किया, ये मोदी का टीका है, मत लीजिए, फंस जाओगे। ये तो नहीं भूल जाओगे कि मां गंगा के अंदर लाशें बही थी, हजारों लाशें बह रही थी, ये भूल तो नहीं जाओगे। अखिलेश बाबू की चश्मे में 2 गिलास लगे, 2 कांच, एक कांच में एक ही जाति दिखाई पड़ती और दूसरे कांच में एक ही धर्म दिखाई पड़ता।
ये 6वें और 7वें चरण वाले लोग जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालने का काम करेंगे। तो आपने देखा आज दरअसल अखिलेश यादव भी बनारस में मौजूद हैं और न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनके साथ में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी काशी में मौजूद हैं। आज उन्होंने अखिलेश यादव के साथ में मंच साझा किया और केंद्र सरकार के साथ साथ मौजूदा प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए जरा। हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफुक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है। देखा, ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी। आप दिखाते हैं आप एक बड़ा संत है, लेकिन संत क्या होता है? जिसको लिए इज्जत होता है। आप तो संत नहीं है, आप संत को असम्मान कर रहा है, अपमान कर रहा है। अगर आप लोगों को अखिलेश और गठबंधन को जिताना है तो एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। को मिनिस्टर का लड़का उसको एक्सीडेंट करके मर दिया, इसका बाद में आपने क्या किया? आप इधर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अरे भाई, हमारा छोटा छोटा भाई लोग क्या करेगा, हमारा छोटा छोटा बहन क्या करेगा? उसका आजादी है। तुम क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम पे हमारा माँ बहन को बेइज्जत किया है? यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है? बोलता है जय श्री राम। वो नहीं है, जय सियाराम है। अच्छा बात कह लो। जय सियाराम स्लोगन में कोई आपत्ति नहीं है। आपका घर का बेटा है जयंत, आपको घर का बेटा है। अपना घर का आदमी को जिताना है ना झूठा बोलता है जोगी को जुटाना है। जोगी सरकार को बदल दो। बीजेपी ने जो पाप किया है वो पाप धुला नहीं जाएगा, वो पाप धुला नहीं जाएगा। बीजेपी को एक धक्का दो और पूरा यूपी से फेंक दो। तो आपने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी लगातार निशाना साध रही हैं। उनका कहना है कि भाई मुझे कहा जा रहा है वापस जाओ, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? उनका ये भी कहना है कि इस बार जनता बताएगी किसे वापस जाना है। आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में खेला होबे, लेकिन किसका खेला होबे ये हम जानेंगे भी। बहरहाल आज 6वें चरण का मतदान था, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट सीट गोरखपुर, जहां पर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी है। मेरे साथी रविकांत राय इस समय मेरे साथ में है। रविकांत, जरा जल्दी से बता दीजिए आज गोरखपुर का मिजाज कैसा रहा? 6वें चरण का मतदान हो चुका है। देखिए, गोरखपुर की अगर बात करें तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, 9 विधानसभा की सीटें हैं। उनमें से 3 सीटों को लेकर बीजेपी आश्वस्त नहीं है। बहुत संक्षेप में मैं यही कह सकता हूं कि जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर जो लड़ाई थी वो सिर्फ मार्जिन को लेकर थी, ना जीत को लेकर थी, ना हार को लेकर थी। यहां से योगी आदित्यनाथ का जीतना 100% तय माना जा रहा है। लेकिन बाकी विधानसभा सीटों पर जो 2017 में परफॉर्मेंस थी बीजेपी की, उसको रिपीट करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी लगाई है। अब देखना ये होगा कि 2010 मार्च को बीजेपी क्या इसमें सफल हो पाती है या नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब ना ये सिर्फ सीट बल्कि पूरे पूर्वांचल का चुनाव इंपॉर्टेंट है। रविकांत, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 6वें चरण में जहां पर गोरखपुर, जो कि योगी आदित्यनाथ का एक मजबूत कर्म क्षेत्र, उनका गढ़, और अब ये कहा जाए कि चुनावी सीट भी उनकी है। और अब अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ से वो सांसद हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद
साथ में यहाँ की सियासत में माना जा रहा था कि एक अलग बदलाव आएगा, लेकिन बनारस की, वाराणसी की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, ये ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे पूर्वांचल पर प्रभाव डालती हैं। जरा एक बार जल्दी से टाइम्स ऑन भारत की पूरी टीम ने पूरे बनारस में, वाराणसी में घूमकर अलग अलग रिपोर्ट्स कैप्चर की। एक बार देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बनारस की गलियां इसकी पहचान है, चौक चौराहे इसकी पहचान है, लेकिन इनकी रंग रौनक जरूर बदल गई है। इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं, ये है वाराणसी का गोदोलिया चौक, जिसे सबसे व्यस्ततम चौक जरूर कहा जाता है। और इसकी महत्वता इससे समझिए कि इसका एक रास्ता बाबा विश्वनाथ धाम की तरफ जाता है, तो दशाश्वमेध घाट जो विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि घाटों की तरफ। और अगर आप इसकी एक और तस्वीर देखेंगे तो आपको इन तमाम इमारतों को, जो यहाँ की पहचान है, जो कई सदियों से बनारस की खूबसूरती को और उसके महत्व को बढ़ाती है, लेकिन उसे एक अलग यूनिफॉर्म लुक में एक खूबसूरत अंदाज दिया गया। कब से रह रहे हैं बनारस में? कम से कम बचपना, पूरा जन्म से। अच्छा, तो गोदोलिया चौक बदल गया है क्या पहले से? हाँ, पहले से बहुत कुछ बदल गया है। जैसे क्या बदला? अब जैसे कि चौड़ीकरण हो गया काशी के अंदर, हर आदमी जो है समझदार हो गए। 100% बदला है। जब जैसे मोदी रहेंगे दुनिया सही रहेगा। आप क्या करते हो? हम नाव चलाते, केवट है, मल्ला है। अच्छा, ये सपा वपा आएंगे, बसपा ना, ये सब दुनिया को बेच देंगे। अरे भैया, बोलबाला है काशी में बोलबाला किसका है? योगी मोदी। क्यों है? अरे भैया, पूरा काम हुआ है। काम तो अखिलेश जी बोल रहे कि भाई हमारा भी काम हुआ है। ये तो झूठ बोलने वाली बात हुई ना। ऐसा है क्या? काम हुआ है? तो काम हुआ, अखिलेश का आ जाएगा। काम अखिलेश यादव काम नहीं हुआ, हम लोग टोटो चलाते हैं, पूरा रास्ता बंद कर दी। हाँ, बहुत अच्छा किया। मैं आशीर्वाद दूंगी मोदी जी को। अच्छा। कि खूब फले। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट तो देखी है। दरअसल आपको बताते चले कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद में एक तरह से पूर्वांचल के लिए जीत का पथ माना जा रहा था, लेकिन क्या वाकई में इतना आसान है? अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में जो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और काशी के आसपास के लोग, वाराणसी के लोग भी मेरे साथ में इस दौरान मौजूद हैं। एक बार जरा हम जान लेते हैं कि आपको लगता है कि जो 8 विधानसभा सीटें हैं इस बार बीजेपी के लिए इतनी आसान होंगी? भारतीय जनता पार्टी वाराणसी की 8 सीटें जीतने जा रही हैं नेहा जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 नहीं, पूर्वांचल की लगभग 90% सीटें जो पिछली बार की सीटें मिले थी, वो भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है। और जहां तक आपको इतना क्यों भरोसा है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया है पिछले 40 सालों में उत्तर प्रदेश का इतना विकास नहीं हुआ है। आज वाराणसी, आज 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 वाराणसी, आज वाराणसी पूरी दुनिया में मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी से जो जितनी भी सड़कें निकल रही हैं सब 4 लेन हैं। एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। उत्तर प्रदेश में जानती हैं 4 एयरपोर्ट थे 2017 के पहले। आज की तारीख में मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर इस तरह की इतनी ही परिस्थिति है तो आपके वाराणसी के दक्षिण हिस्से के जो मौजूदा विधायक हैं नीलकंठ तिवारी जी, आखिर उन्हें हाथ जोड़कर जनता से माफी क्यों मांगनी पड़ गई? उन्होंने खुद वीडियो जारी किया। ऐसा है, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर, उसका बड़कपन होता है, उसका वो 1 मिनट उसका बड़कपन होता है। हाँ, वो सबका कि जो भी गलती, हर आदमी से गलती होती है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजनेता गलती करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हमसे हो तो मैं सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। बस इसी साधारण रूप से ना, एक बार मैं चाहूंगी मेरी टीम जरा नीलकंठ जी का वो वीडियो जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ के सबसे मजबूत प्रत्याशी वो माने जा रहे थे, लेकिन उनका ये वीडियो जरा देखिए एक बार। सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रदेश भर में भ्रमण रहा, सभी चीजें रही। मैं नहीं इससे इनकार करता कि मैं मनुष्य हूं तो गलती होती है, मनुष्य से हमेशा गलतियां होती हैं,
उस यदि कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप कुछ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं उसके लिए क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे आज जनता से माफी मांग रहे हैं। कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। तो आपने सुना, दरअसल ये नीलकंठ तिवारी जी है जो कि वाराणसी दक्षिण का नेतृत्व करते हैं, मौजूदा विधायक है। और आप ये समझिए कि उन्होंने जनता के बीच में एक तरह से उनकी शायद ये कहा जाए कि गैर मौजूदगी थी और इस बात का डर उन्हें शायद था, इसी वजह से उन्होंने माफी मांगी है क्या मिश्रा जी? मैडम, माफी तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को भी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो छात्रों पे, व्यापारियों पे, किसानों पे हर जगह से वो विफल रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में भी उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दे पाया। छात्रों को जो नौकरी मांग रहे थे, अपने रोजगार की मांग कर रहे थे, उनको अर्धरात्रि को प्रयागराज में लाठी और डंडे से पीटा गया। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, किसानों को गाड़ी चढ़ा के इनके ही मंत्रियों ने चढ़ा के गाड़ी उन लोगों को मृत कर दिया। कहा तो ये भी गया कि भाई जो फर्स्ट वेव थी उसमें शायद सपा भी और एक्टिवली आगे आ सकती थी, आपको ऐसा लगता है? समाजवादी पार्टी का हर नौजवान, समाजवादी पार्टी का नौजवान कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर लगकर कोरोना की महामारी में लोगों की मदद किए, उनका भोजन पहुंचाए, दवा पहुंचाए, हर तरीके से उनका सहयोग किए। लेकिन हमारे बनारस के मंत्री नीलकंठ तिवारी, चाहे अरविंद जायसवाल हो, चाहे मेयर हो, ये लोग रोड पे, सड़कों पे, मोहल्लों में दिखी नहीं। और इन्होंने ये बताया मुझे कोरोना हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता रोड पर निकल के लोगों की मदद की। क्या ये सही बोल रहे हैं? एक बार जोर से बताइए, एक बार। एक सेकंड। एकदम गलत बात है। हमको कोरोना हुआ था, रविंद्र जायसवाल ने हमको भर्ती कराया और हम ठीक हुए। ठीक है, हम बता रहे हैं आपसे, जो हमारे यहाँ जितनी भी क्षेत्र है सभी प्रॉपरली सभी घरों में भोजन पहुँचाया गया। और हमारे मंत्री तो नीलकंठ जी माफी क्यों मांग रहे हैं? हम तो नीलकंठ माफी कहाँ मांगे, किससे माफी नहीं मांग रहे? हम ये कहेंगे कि चारों पार्टियां यहाँ पे हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, सब चारों है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी है। ये लोग अपना अपना उपाधि गिनवा रहे हैं, मैंने अपने काल में ये किया, मैंने अपने काल में ये किया। तो 20 साल से मुर्दा जिंदा घूम रहा है, इसको जिंदा क्यों नहीं करवाए? हाँ, ये आप बोर्ड लेकर घूम रहे हैं, मैं जिंदा हूँ भाई, आप तो जिंदा जी। सर्च मी ऑन गूगल, डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। 20 वर्षों से जो है कि मैं साबित कर रहा हूँ कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मेरे जीवन पे फिल्में भी बन जाती हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे भी फिल्में भी चलती हैं। सलमान खान साहब जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा कर दिए, जीवन फिल्म बना के, और गाँव में मरा हुआ घोषित करके जमीन जो है हमारी कब्जा तुम्हारा यहाँ कर लिए। योगी जी से हम 3 बार मिल चुके हैं, उनसे हमने एक फोटो खिंचवाने के लिए निवेदन किया कि सर कम से कम जिंदा तो जब करोगे तब करोगे ही, एक फोटो हमारे साथ खिंचवा लीजिए। बोले अभी नहीं, आप जिंदा हो जाओगे तब। मतलब सीएम भी ये जानते हैं कि मैं मरा हुआ हूँ। बताइए भैया, आप जो कर रहे हैं ना, आप अपने YouTube पे चैनल और सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं सर्च मी ऑन गूगल, आपकी तथ्यता सब लोग जान रहे हैं। और यही बात, हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप बीजेपी बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे भाई साहब कह रहे थे समाजवादी पार्टी के सभी युवा रोड पे थे, मैं रोटी बैंक चलाता हूं, अकेले खाना। लेकिन नीलकंठ जी माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी देखिए, गलती अगर मैं करूंगा तो मैं भी माफी मांगूंगा। कोई भी व्यक्ति माफी, बिल्कुल उन्हें लग रहा है कि वो गैर मौजूद है। यहाँ भगवान कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है। अगर इंसान से गलती होती तो माफी मांगना। जरा ये बताइए, कांग्रेस अपने आप का अपना आकलन कहाँ करती है? जरा इसको मैं बीच में आ जाती हूँ, कांग्रेस आकलन कहाँ करती है? आप काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप खड़े हैं। पहले जो कार्यक्रम हम चाहते हैं कि यूक्रेन में जो शहीद हुए हैं डॉक्टर नवीन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी विफल, आप बोल सकते हैं कि विफल विदेश नीति से उनकी जान चली गई और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार को बाबा विश्वनाथ वो शक्ति दें कि वो
उसे सहन कर सकें। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हाँ हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कांग्रेस अपने आप को कहाँ यहाँ पर देख रही है? क्या प्रियंका गांधी का जादू आपको चलता दिख रहा है क्या? बनारस की 8 सीटों पे पिछली बार भी लड़ाई कांग्रेस से थी, इस बार भी लड़ाई कांग्रेस से है। स्थिति मैडम ये हो चुकी है बनारस में कि इनके विधायक और मंत्री 5 साल तक ये विलुप्त थे। अब ये यूट्यूब के माध्यम से सड़कों पर रो रहे हैं। जगह ये तो बताइए आप कितनी सीटों का आपको लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस? हम लोग उत्तर प्रदेश में इस आखिरी चरण में बनारस की 8 की 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पिंडरा में डॉक्टर अवधेश सिंह, अभी 3 दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ है कि क्या कह रहे हैं कि बस 7 तारीख बीते और यहाँ से मेरा पीछा छूटे। दूसरे विधायक जो मंत्री बनकर नीलकंठ जी बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति ये है कि आपने खुद बताया, वीडियो चलाया कि वो माफी मांग रहे हैं। रही बात रविंदर जायसवाल जी की कि उनकी स्थिति ये बनी हुई है कि जिस वार्ड में जा रहे हैं लोग उनको दौड़ा ले रहे हैं। तो जनता एकदम मूड बना के बैठी हो। इस बार के जो ये चुनाव है, यह महंगाई और बेरोजगारी पे होने जा रहा है। जिस तरीके से 59,000 शिक्षक भर्तियां इन्होंने रोकी, परीक्षा कराई, इसमें एक भी भर्ती नहीं दी। टीईटी, पीटीईटी, सीईटी सारी परीक्षाएं। मैं इधर आती हूँ, लेकिन जरा ये बताइए आम आदमी पार्टी का आपको लग रहा है कि यहाँ पर खाता खुलेगा? बिल्कुल खाता खुलेगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के विचारों को लेकर आ रही है, और यहाँ पे सपा है, बीजेपी है, कांग्रेस और बसपा, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सभी चारों पार्टियों को उत्तर प्रदेश में एक बार मौका देकर देख लिया है, और इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है। ठीक है, बदलाव होगा क्या? एक बार हाँ या ना में बता दीजिए। बदलाव होगा? जरूर होगा। क्यों होगा? भाई सुनिए, हम गंगा के ऊपर मौजूद हैं, हम नाव में मौजूद हैं, जरा जोश होश संभालिए। फिलहाल तो जनता किसी बदलाव के मूड में नहीं है, और मैं पूछना चाहता हूँ दीदी से कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर उन्होंने लाठी डंडे चलवाए, वही करने क्या उत्तर प्रदेश में भी वही है क्या? नहीं, एकदम नहीं। लोगों को कुछ नहीं मौका मिल रहा है। पहले इन लोगों से कहिए दीदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? एक महिला अबला जो आ रही है वहाँ से, उसका दीदी अबला तो नहीं, घरों से हिंदुओं को निकलवा करके परिवार को कटवा दिया जाता है, छोटे बच्चे से लेकर। लेकिन तो क्या यही मुद्दा क्या यहाँ पर है? ये मुद्दा इनके तरफ से है, सपा और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से है। रोजगार और शिक्षा कब मिलेगा? बीजेपी तो यही बोलती रही, रोजगार 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 कब मिलेगा? हमारा मुद्दा रोजगार और शिक्षा है। इस बार का चुनाव रोजगार पर है। सबसे पहले तो मैं टाइम्स नौ भारत कब बनारस टोक्यो बनेगा? 2013 में यही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे, जो डॉलर से रुपया कमजोर हो रहा है उसे हम बराबर करेंगे। आज की स्थिति है 80 रुपया $1 हुआ है। जीडीपी की धज्जियां उड़ गई है। क्या करते हो? मैडम हम दूध बेचते हैं। अरे मतलब ये आपने इतना तो अच्छी ताकत, एमएसपी नहीं मिल रही है। मानक समर्थन मूल्य पूर्वांचल पिछड़ा है। अगर यूपी स्टेट से देखेंगी तो पश्चिम हम लोग से मजबूत है। पूर्वांचल अति पिछड़ा है, सर्वाधिक पिछड़ा है। मतलब कमल के फूल पर मारी। तो आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में जो कि जिससे कि मतलब कि वही जो मारेगा तो मार दे बिना उसी पर। तो आपने उस गांव का हाल जान लिया जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गांव को इस समय गोद में लिया हुआ है, और आपको बता दें उनका गोद लिया गांव का तो हाल बदला है। लेकिन आप मेरे जो पीछे जो अभी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, मेरे साथी रवि को मैं बोलूंगी कि जरा ये खूबसूरत छटा दिखाइए, क्योंकि एक तरफ माँ गंगा का किनारा है और गंगा आरती का ये वक्त है जो अपने आप में वाकई में बहुत अद्भुत एक भावना भी है, और काशी नगरी आस्था की नगरी है और साथ ही साथ राजनीति का केंद्र भी है। भाई इस बार ममता बनर्जी यहाँ पर आई, जिसकी बात हो रही थी, उन्होंने एक नारा दिया कि इस बार यूपी में भी खेला हो। बे लगता है किसका खेला होगा? सबसे पहले तो मैं टीवी टाइम्स नौ भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा और इतना सुंदर वातावरण में ये प्लेटफॉर्म बना के दिया, और यहाँ की आम जनता को इकट्ठा करके बहुत ही अच्छा सेटअप किया। और जहाँ तक रही मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जहाँ से आपने शुरुआत की कि यहाँ के जो स्थायी विधायक जी हैं उन्होंने पेपर में माफ़ी मांगा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता, क्योंकि उनके सामने जो कैंडिडेट है
वो घर घर गली गली में वो ऐसा बंदा है कि घर घर गली गली में और आप मोहल्ले में अगर खड़ा कर देंगी तो वो हर मोहल्ले का नाम और हर व्यक्ति का नाम बता देगा। तो इस वजह से ये नीलकंठ तिवारी के लिए बहुत ही जरूरी था। कौन है उनके प्रत्याशी? जी, यहाँ के ही मृत्युंजय महादेव के महंत कामेश्वर नाथ दीक्षित किशन जी हैं, जो छात्र संघ के बीच से निकल के और आज इस प्लेटफॉर्म पे आके पहुंचे हैं। तो इस बार टक्कर कड़ी मान रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगर टक्कर नील अगर मैम अगर एक तरफा जोश के साथ टक्कर कड़ी है। एक तरफा टक्कर है ही नहीं, एक तरफा है ओनली किशन जो विश्वनाथ बीजेपी ओनली बीजेपी नहीं, ओनली किशन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का दक्षिणी की सीट पे टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम किशन दीक्षित जो है वो वहाँ के महंत हैं और ये लोकल हैं और वो घर घर घूमे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। होता तो यहाँ के प्रत्याशी रो के माफी नहीं मांगते। कामेश्वर नाथ दीक्षित, किशन दीक्षित मृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता हैं और सही बात भाई साहब ने बोला कि वो हर घर में है। कहते हैं ना, हरे कृष्ण हरे हरे, किशन दीक्षित घरे घरे। इसमें किशन दीक्षित घर घर। मैं आगे बढ़ूं लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले, इस समय आरती भी चल रही है और वो खूबसूरत तस्वीर भी टाइम्स सेना भारत आपको दिखा रहा है। किनारों पर इस समय मां गंगा की आरती का खूबसूरत नजारा भी आप देख रहे हैं। जी सतीश जी तो कह रहे हैं कि इस बार एक तरफा मामला है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी बनारस की 8 सीटें जीतने जा रही है नैना जी, और जहां तक दक्षिणी है 50,000 की लीड दक्षिणी में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। हमारा कैंडिडेट हरिश्चंद्र का अध्यक्ष भी रहा और एडवोकेट है, बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा और ये भी मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं ममता बनर्जी की बात किया, आज ममता बनर्जी वाराणसी में है अखिलेश यादव के साथ। यही ममता बनर्जी बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्म जयंती पर आपको लगता है कि ममता बनर्जी वाली जो अगर आप बात करें आप उसमें जोड़िएगा कि जो पश्चिम बंगाल की जो कसक है, क्या वो आपको लगता है वो यूपी में पूरी? मैं बता रहा हूँ, ये जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्म जयंती में जब एक प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में एक किसी व्यक्ति ने श्री राम का नारा लगा दिया था, नाराज होकर चली गई, ये नफरत करती थी श्री राम से। आज ये बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आई हैं, हम सब स्वागत करते हैं, उत्तर प्रदेश स्वागत करता है उनका किसी भी अतिथि का। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ आज काशी मॉडल के रूप में है। नहीं, ममता बनर्जी के आने से क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी के आने से दिक्कत भाजपा के लोगों को है। ये लोग एक महिला का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी बनारस में आ रही हैं, इनके लोग काला कपड़ा दिखा रहे हैं, आखिर किस बात की तकलीफ है? अरविंद केजरीवाल का बात। अरविंद केजरीवाल यूपी में हर जगह, लखनऊ में आए, आगरा में आए, अयोध्या में आए, लगातार उनकी सभाएं। वाराणसी में भी उनका शेड्यूल नहीं है और वो संजय सिंह कल बनारस में रहेंगे। वाराणसी तो भाई वो तो प्रधानमंत्री के सामने संसदीय उसमें चुनाव में खड़े हुए थे, फिर इस बार क्यों नहीं आ रहे? नहीं, तो इस बार चुनाव में उनका जो शेड्यूल पार्टी की तरफ से लगा था वो उसे फॉलो कर रहे हैं और बाकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भगवंत मान बनारस में थे, संजय सिंह बनारस में थे और मनीष सिसोदिया जी बनारस में। जैसा कि आप कह रही हैं कि क्या नाम है ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी यहाँ पे किस लिए आ रही हैं? आप नहीं आ सकते? आ सकती है। मोदी जी किस लिए जाते हैं बंगाल? मोदी जी किस लिए जाते हैं पंजाब? मोदी जी किस लिए जाते हैं राजस्थान? आ सकती हैं, लेकिन वो अपना गढ़ खुद ही नहीं बचा पाई, आई है यहाँ पे सपोर्ट करने। गढ़ नहीं बचा पाई, वहाँ पर तो उनकी सरकार बन गई, लेकिन वो अपना पर्सनल सीट तो हार गई, अपनी सीट नहीं बचा पाई। जब एक कहावत है हम लोग के बुजुर्गों में, आ जाइए बनारस प्रचार, सूप तो सूप चलनियो बोला था जेकर 72 छेद, अपना सीट बचा ही नहीं पाई, आई है अखिलेश यादव का। अभी तक जिन्होंने इतनी बातें की, अभी किसी ने अपने लोकल प्रत्याशी के बारे में नहीं बताया कि हमारा लोकल प्रत्याशी क्या किया है। जो अभी मोदी योगी की बस बातें हो रही हैं। अभी आप बनारस की 8 विधानसभाओं को देख लीजिए, बनारस में सभी लोगों को देखिए, इनमें से बनारस की भाजपा इस बार चुनाव इस बार ठीक है आपस में बात कीजिए जब तक मैं यहाँ पर आती हूँ। मुझे एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से लोग खुश नहीं है, या ये चुनाव योगी मोदी के नाम पर है या फिर मुद्दों के नाम पर है? भाई विकास किसी को दिखता नहीं है क्या? भाई यहाँ पे राशन फ्री में बेटा 2 बार राशन मिल रहा है लोगों को और सरकारी इतनी सुविधाएं मिल रही है। सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा था। इधर की तरफ आ जाइए जी, लाइट एकदम आ रही है, इधर आ जाइए भाई। जी मेरा कहना ये है कि महिला सुरक्षा की बात है। योगी जी ने जितना बड़ा
कानून व्यवस्था की बात थी, कानून व्यवस्था इतना बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, भाई तो कानून व्यवस्था तो योगी जी ने की, विधायक के प्रति नाराजगी है क्या? नहीं, विधायक के प्रति कोई नाराजगी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था है, विश्वास है और विकास में विश्वास है, क्योंकि इन्होंने विकास किया, महिलाओं को सुरक्षा दी है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जरूर यहाँ पे उठा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस समय मैं काशी में मौजूद हूँ, माँ गंगा की लहरों के बीच में हम एक इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आप देख भी पा रहे, दरअसल ये जल परी, ये वही जल परी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं और साथ ही साथ गंगा आरती भी इस समय चल रही है। मेरे साथ में जो तमाम साथी मौजूद हैं एकदम पीछे की तरफ खड़े हैं। हाँ मैडम भाई, अभी हमारे एक भाई ने बोला कि पूर्वांचल का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं इनको बता देना चाह रहा हूँ कि पूर्वांचल में जो NH की साइज पहले थी वो 20 फीट की थी, आज 120 फीट की है। तो किस मुद्दे पे ये बोल सकते हैं कि पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ है? तो एक ज्वलंत मुद्दा है जो मैडम मैं बताना चाहूँगा, लोगों को विकास नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वो आंखें बंद करके चलते हैं? मंदिर और मस्जिद हमें खाने को नहीं देगा, हमें रोजगार चाहिए। आपको लग रहा है कि मंदिर मस्जिद की सियासत हो रही है क्या? मुद्दे यहाँ पर हो रही है और ये भाजपा वाले केवल मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बतियाते हैं, रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं बतियाते हैं। जाके पूछ लीजिए आप उनसे। तो क्या आपने राहुल जी और प्रियंका गांधी की टोपी लगाई है? एक बात बताइए, राहुल जी नजर नहीं आ रहे? राहुल जी कल आ रहे हैं बनारस में, अभी तक आपको कल आ रहे हैं, कल उनका जादू चलेगा इस बार, आप देखिएगा 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा। वो बैंकॉक में आराम कर रहे हैं, को सबको पता चल जाएगा, वो कल सुबह आ रहे हैं यहाँ पे। भाजपा की जन विरोधी सरकार में आम नागरिकों के हक और अधिकारों की अनदेखी हो रही है और उनके हक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ा करके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके धार्मिक उन्माद फैलाने की इनकी नीति है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लग रहा है भैया। क्या? हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लग रहा है। आप जानती हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा इस देश की जनता जानती है। एक कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में कितनी बाधा है? नहीं कितनी नहीं जी, राजीव गांधी ने खुलवाया था या सुप्रीम कोर्ट के क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा हुआ है? आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात बताइए सतीश जी, रुकिए। हिंदू मुस्लिम तो इनके टाइम पे हुआ है, एक भी दंगा अगर योगी जी के राज में हुआ है तो जी जानती हैं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कांग्रेस ने दिया था और कि राम मंदिर का राम सेतु तो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। मैम एक मिनट मैम, आज के समय में आज के समय में सारी पार्टियों को एक केंद्र पे आने के लिए मजबूर कर दिया है मोदी ने। मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म हो गई है। जो लोग मजार पे घूमते थे आज आ गए हैं रोड पर, खत्म हो गई। एक दंगा नहीं हुआ है 7 साल में, एक दंगा नहीं, 7 साल में एक बम ब्लास्ट नहीं, एक बम ब्लास्ट। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लगाते, लाज न आती और पतन है अपनी माँ को माँ कहने में छट्टी फट्टी चाहती। सतीश जी आज सत्ता में बैठे हैं, दंगा होगा कैसे? बम ब्लास्ट होगा कैसे? बम ब्लास्ट कराने वाले, दंगा कराने वाले तो सत्ता में बैठे हैं। सतीश जी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बीजेपी की आवाज ज्यादा तेज आ रही है, ऐसा क्या आपके कार्यकर्ता? हम आपको बता दें, सुनिए, हम आपको बता दें कि चिल्लाता वही है जो डूबता है और जिसको तैरने आता है वो तैर के निकल जाता है। और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता डिसिप्लिन में रहता है। हमारे राष्ट्रीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी डिसिप्लिन में सिखाते हैं और संस्कार आप देख लीजिए, ये संस्कार आप देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वो गुंडे हैं। गुंडों का आरोप एक दूसरे पर लगता रहा, माफिया का आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे और आप ये समझिए कि पूर्वांचल की सियासत में जिस तरह से आरोप लगातार लगते रहे हैं और पूर्वांचल की सियासत में बुलडोजर चलाने की बात भी जमकर हुई। बुलडोजर किसके घर चल रहा है? बुलडोजर भी जाति बिरादरी देखा रहा है। आपको मैं बताया, जौनपुर से धनंजय सिंह, बनारस से विजय सिंह, आपका चंदौली से जो है सुशील सिंह, सारे अपराधियों के साथ हमारे ये अपने जो है वोट करवा रहे हैं। एक तो आज के दिन में सबसे बड़े अपराधी, सबसे ज्यादा मुकदमे योगी आदित्यनाथ। एक सेकंड, अब अगर ईमानदारी की बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा अपने आप को ईमानदार कहती है।
आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पूरी दिल्ली में काम किया है, हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काम दिल्ली का कौन सा मॉडल आप बनारस या यूपी में लागू करने की बात कर रहे हैं? अरे दिल्ली में हमारे पास दिल्ली का हमारा जो शिक्षा मॉडल है उसे देखने के लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के लोग आ रहे हैं और वहाँ पे दिल्ली में जाके देखो शराब इस तरह से आप बता मत करिए। दिल्ली में शराब की जो दुकानें खुली हुई हैं वो पहले 850 थी, वो अब 750 है। और जिस तरह से ये भाजपा आरोप लगाते हैं, तो कौन से मॉडल पर लागू करेंगे? जो दिल्ली में हमारा जो शिक्षा मॉडल है, दिल्ली में हमारा जो स्वास्थ्य मॉडल है, वो हम पूरे यूपी में लागू करेंगे। और यहाँ पे अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी 18+ महिलाओं को 1000 रुपए और मई तक की राशन फ्री। ठीक है, आपको लगता है कि दिल्ली का मॉडल अगर यूपी में लाने की बात हो रही है तो क्या वो सफल होगा? दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, फ्री का चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कौन से मॉडल की आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, योगी जी तो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो उनकी सभा में भी बुलडोजर आ। सुनिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में गैंगवार से चलता है उस टाइप का चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए सेंट्रल जेल में 1 घंटा मीटिंग करते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े माफिया के साथ, और उसके इशारे पर बुलडोजर चलवा रहे जाति विशेष। जो उत्तर प्रदेश में जानते हैं 2017 के पहले 11.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को योगी जी ने 22.5 लाख करोड़ पहुंचा दिया। देश की अर्थव्यवस्था 2014 के पहले लोग तो महंगाई की भी बात 1.6 थी, आज $3 ट्रिलियन है। लेकिन इस बात को भी तो समझिए, लोग महंगाई की भी और बेरोजगारी की भी बात। आज जानते हैं बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी दर जानती हैं। 2000 जो बेरोजगारी दर था 2017 में 17% था। आज की तारीख में ये CMI की रिपोर्ट, जिसको सपा बसपा देश के विपक्ष कोट करते हैं, उसकी रिपोर्ट है 4। आज काम करते हैं युवाओं के बारे में जान लेते हैं। अब अगर रोजगार और युवाओं की बात हुई है, रोजगार का क्या स्टेटस है? मैम, मेरी बात ये है ना कि आप रोजगार की बात अगर भाजपा सरकार में कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी भाजपा के सरकार में रहते हुए रोजगार की बात करना। मोदी जी अभी उनका न्यूज में आया हुआ है, उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए। बताइए, युवाओं को वो संदेश दे रहे हैं कि आप पकौड़ियाँ छानी, रील्स बनाइए। और ये लोग इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि हम मंदिर की पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं पकौड़ी तलने के लिए। मैडम जी, आज महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। रोजगार के नाम पर लाठियां मिल, जहाँ सरसों का तेल 80 रुपया लीटर मिलता था, आज 100। मैडम, हम लोग का मेन काम महंगाई बेरोजगारी को कम करने के लिए इस बार का चुनाव महंगाई और रोजगार। अखिलेश यादव 5 साल सरकार चलाया था, क्या प्रोग्रेस किया रहा, क्या उन्नति ला रहा? इनसे पूछना चाहता हूँ 2017 से पहले ये बिजली की व्यवस्था कैसी थी यहाँ उत्तर प्रदेश में? एकदम बेकार थी। नौजवान तो सुरक्षित है और महिला भी सुरक्षित है और बिजली हमेशा मिल रहा है। यूपी का विकास देखना है तो ये देख सकते हैं यूपी में काबा है, यूपी में काबा है, मुर्दा जिंदाबाद। संभाल के भाई, हम इस समय जलपरी पर हैं और गंगा की लहरों के बीच में। संभाल के चलिए। बहरहाल अब हम आपको हमारा खास सेगमेंट दिखाते हैं, नेताजी हाजिर हो, जिसमें यहाँ के जो लोग हैं वो नेताओं से अपने मन की बात, अपने मन की शिकायतें रखते हैं। देखिए हाँ, दिखा दे कमाल झामलाल की नानी 56 छुरी। योगी जी चाय पी लीजिए, आप जीत रहे हैं, आपको हम चाय पिलाएंगे। लड़की है, लड़ सकती है, लेकिन वो जीजा है, सब हड़प लेंगे, फिर लड़ने का फायदा। इस यादव की सरकार चाहते हैं। सादर प्रणाम। हम योगी जी के राज में जो 5 साल से बहुत खुश हैं। उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। चाहेंगे कि सड़क तो सब कुछ बनवा रहे हैं, बस मिडिल क्लास लोगों पर ध्यान दे दें। साले भर में टेंडर टाइट हो गया, काम भी टाइट है। विकास सही है, लेकिन इनका वहीं उतना क्वालिटी नहीं है। हम लोगों को उम्मीद है कि और अच्छा काम होगा। अखिलेश एक पढ़ा लिखा इंसान है, जिम्मेदार इंसान है, और जो है मेरे हिसाब से इन्होंने काम बहुत अच्छा किया था और आगे भी काम बहुत अच्छा करेंगे। अखिलेश की सरकार आने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और ये अच्छी सरकार है आएगी तो। योगी जो बोलते हैं वो करते हैं काम। योगी सब इस देश के लिए अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के लिए। इस यादव की सरकार चाहते हैं। खाने आने में सुनवाई नहीं होता है हम लोग का। सरकार में मैक्सिमम नौकरियां निकलती हैं, हम स्टूडेंट हैं। जैसे बाबा जी की सरकार में 3 साल से भी आर्मी की भर्ती भी नहीं आई है। इनके कार्यकाल में
मैक्सिमम भर्तियाँ निकलती। योगी जी के राज्य में जो कार्य हुआ है आज तक 5 साल में ना कोई सरकार की है ना कोई कर पाएगा। परिवारवाद वाला सिस्टम, बाबा नाना नानी सब उनका जैसा है, ये जो है इनको विरासत में मिली हुई है। यही बात बीजेपी और कांग्रेस की, तो ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई है माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी के बीच है।